हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा साइंस में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी का 2020-21 का पेपर। इसके पहले हमने माइक्रोबायोलॉजी में 2019-20 का पेपर सॉल्व किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके अपने हमारे चैनल पे देख सकते हैं। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इस वीडियो में हम लोग 2020-21 का पेपर सॉल्व करेंगे और भी सब्जेक्ट का हम पेपर सॉल्व कर चुके हैं 2019-20 का। आप लोग उसे देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसमें सेक्शन ए है। पहला क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग जानते हैं सेक्शन ए 2 नंबर के होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, 20 नंबर टोटल होता है सेक्शन ए में। इसमें पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी। तो इसमें फार्मास्यूटिकल एंड माइक्रोबायोलॉजी को डिफरेंशिएट करना है। तो जहाँ भी डिफरेंशिएशन पूछता है किसी भी दो चीज़ के बारे में अंतर स्पष्ट करने को कहते हैं, अंतर पूछता है, तो उसे हम मेनली इस तरह से लिखते हैं। एक तरफ हम एक साइड का लिखते हैं, दूसरे साइड में हम दूसरा मतलब लिख देते हैं। जैसे एक तरफ फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, दूसरा तरफ मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी हो गया। तो इसे डिफरेंशिएशन बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखता है और एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देते हैं, उसे आसानी से दिख जाता है। अगर हम उसको लाइन वाइज लिखते हैं तो सही से मतलब उसका इम्प्रेशन नहीं बढ़ता है। तो इसे हम देखते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी को। इसमें क्या होता है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एंड दियर प्रिजर्वेशन स्टरलाइजेशन इट्स। मतलब क्या होता है इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो उसका प्रोडक्शन होता है या जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है या उसका प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं, इससे संबंधित हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इससे संबंधित स्टडी हम करते हैं फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। एंड मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है, स्टडी रिलेटेड टू माइक्रोब्स दैट कॉज अ डिसीज। मतलब उस प्रकार के माइक्रोब्स को का स्टडी हम करते हैं जिससे हमें बीमारियां होती हैं, डिसीज जो कॉज करते हैं, या उसका हम डायग्नोस्टिक कैसे करते हैं, उसका प्रिवेंशन कैसे करते हैं। इस तरह का जानकारी के लिए हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सिंपल डिफरेंस हो गया मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी और फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव द डिफरेंस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल। जो प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट सेल है उसमें डिफरेंस क्या होता है इसको हमें बताना है। प्रोकैरियोट सेल एक तरफ हो गया, यूकैरियोट सेल एक तरफ हो गया। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर इज यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक में सेल स्ट्रक्चर इज मल्टीसेल्युलर। प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है बट स्टेरॉल के साथ में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट में 17 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में 80 इस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। इसमें जो है प्रोकैरियोट सेल में रिप्रोडक्शन किस प्रकार से होता है, इसमें बाइनरी फिजन होता है, सेल डिवीजन मतलब इसमें बाइनरी फिजन होता है। और यूकैरियोट्स में माइटोसिस होता है। जी इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, बैक्टीरिया आर्किया हो गया। एंड यूकैरियोट्स सेल का एग्जाम्पल जो हो गया फंगाई हो गया, एल्जी हो गया, प्लांट हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, एनिमल्स हो गया। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ विल यू डिफाइन सेल कल्चर। आप सेल कल्चर को कैसे परिभाषित करेंगे इसके बारे में हमको लिखना है। एनिमल सेल कल्चर इज ए टाइप ऑफ बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक वेयर एनिमल सेल्स आर आर्टिफिशियली ग्रोन इन फेवरेबल एनवायरमेंट। The cell used in animal cell culture are usually obtained from multicellular eukaryotes and their established cell lines। मतलब इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम इसमें सेल दूसरे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट से सेल निकालते हैं और उसको हम जो आर्टिफिशियली मीडिया में इसको ग्रो कराते हैं, जिससे हम उसके किसी भी डिजीज के बारे में उस सेल पर हम स्टडी कर लेते हैं। पहले क्या होता था कि हमें किसी भी जैसे कैंसर थेरेपी हो गया, इसका हमें अगर इससे रिलेटेड रिसर्च करना होता था तो हम किसी पर्टिकुलर एनिमल पे हम इसका एक्सपेरिमेंट करते थे। बट अब क्या होता है कि हम सेल कल्चर के द्वारा उसका स्टडी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी 4 इक्विपमेंट फॉर स्टेरिलाइजेशन। मतलब 4 स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट का नाम लिखना है। तो इसमें हो गया हॉट एयर ओवन हो गया, ऑटोक्लेव हो गया, स्टीम स्टेरिलाइजर हो गया, यूवी चैम्बर्स हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गिव द कंट्रीब्यूशन ऑफ लुइस पास्चर इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में लुइस पास्चर साहब का क्या योगदान था इसको हमें लिखना है। लुइस पास्चर इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। मतलब फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हम लोग लुइस पास्चर को कहते हैं। ही इन्वेंटेड द प्रोसेस ऑफ पास्चराइजेशन फर्मेंटेशन। मतलब फर्मेंटेशन और पास्चराइजेशन का प्रोसेस जो है इन्हीं ने दिया था, लुइस पास्चर जी ने। इन्होंने और क्या दिया कि इन्होंने जो माइक्रोबायोलॉजी एरोबिक एंड एनारोबिक टर्म्स है या जो शब्द हैं इसको
लुईस पास्चर जी ने बताया था। ही डिस्प्रूव द थ्योरी स्पॉन्टेनियस जनरेशन। स्पॉन्टेनियस जनरेशन की जो थ्योरी थी उसे इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया था। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को, जिसे हम हिंदी में जीवात्मोत्पत्ति का सिद्धांत कहते हैं, जिसको इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया था। अगला क्वेश्चन है एनलिस्ट टाइप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कितने टाइप हैं इसको हमें बताना है। इसमें मेनली दो टाइप्स के होते हैं, प्योर माइक्रोबायोलॉजी एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। इसमें भी अन्य ब्रांचेस होते हैं, जैसे प्योर माइक्रोबायोलॉजी में हो गया वायरोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, प्रोटोजोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। अगर आपको ब्रीफ में पूछता है 7 नंबर में, तो आप इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, वही 7 नंबर में आपका हो जाएगा। मतलब अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में क्या है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड एक्वाटिक माइक्रोबायोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिफाइन मैकेनिकल स्टेरिलाइजेशन विथ एग्जाम्पल। मतलब स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, फ्री ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म को हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमें माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करना होता है तो हम उसका स्टेरिलाइजेशन करते हैं। तो स्टेरिलाइजेशन में भी फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड होते हैं। तो इसमें हमें क्या बताना है, मैकेनिकल मेथड को बताना है एग्जाम्पल के साथ में। तो इन द मैकेनिकल स्टेरिलाइजेशन सॉल्यूशन पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर यूनिट, देन बैक्टीरिया इज रिमूव्ड फ्रॉम सॉल्यूशन। मतलब इसको बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर यूनिट से पास कराया जाता है, जो सॉल्यूशन होता है, और इसमें जो है बैक्टीरिया रिमूव हो जाता है सॉल्यूशन से। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग, इससे प्रीवियसली स्टेरिलाइज्ड बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर आर पास सॉल्यूशन, असेप्टिक ट्रांसफर ऑफ द फिल्ट्रेट टू स्टेराइल कंटेनर, नाउ बैक्टीरिया इज स्टडी और फिल्टर एंड प्योर सॉल्यूशन ऑब्टेन। इसका एग्जांपल जो है सेट फिल्टर हो गया, फिल्टर कैंडल्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल में मेनली डिफरेंस क्या होता है, इसको हमें लिखना। Bacteriostatic refers to antibiotic that prevent the growth of bacteria and bactericidal refers to antibiotic that kill bacteria। मतलब क्या है कि बैक्टीरियोस्टेटिक जो होता है ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, और बैक्टीरियोसाइडल जो होता है ये ग्रोथ को रोकता नहीं है, सीधे बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसका एक्शन जो होता है इरिवर्सिबल होता है एंड बैक्टीरियोसाइडल का रिवर्सिबल होता है। ये क्या करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब ये सेल वॉल का जो फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया में उसको रोक देता है। और इसका एक्शन किस प्रकार होता है, मैकेनिज्म इनमें डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब इसमें जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है बैक्टीरिया के ग्रो करने में, उसको जो है सीधे मतलब किल कर देता है। डू नॉट वर्क विद इम्यून सिस्टम ऑफ होस्ट, इम्यून सिस्टम में कार्य नहीं करता है क्योंकि ये केवल इनबिट उसको ग्रोथ को जो है रोकता है, और ये मारता है उसको, तो उसको इम्यून सिस्टम में वर्क करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन्यूमरेट द सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया। तो इसमें देखते हैं क्या क्या सोर्सेस होते हैं कंटामिनेशन के इन सेप्टिक एरिया में। तो इसमें सबसे पहला है एटमॉस्फेयर होगा, वाटर हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा, प्रोसेस ऑपरेटर हो जाएंगे, इक्विपमेंट्स हो जाएंगे, पैकेजिंग एंड बिल्डिंग। अगर आपके 7 नंबर में क्वेश्चन पूछता है लॉन्ग आंसर में, तो आप इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज माइक्रोबियल स्पॉयलेज। माइक्रोबियल स्पॉयलेज होता क्या है, दिस रिफर्स टू डैमेज टू फूड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट दैट इज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या होता है, इसमें जो फूड होते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, किसके कारण, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया हो गया, माउल्स हो गया, ईस्ट हो गया, तो इसे हम माइक्रोबियल स्पॉयलेज कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो इन ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म अकर्स एवरीवेयर अराउंड अस, देयर इज ऑलवेज ए रिस्क ऑफ माइक्रोबियल स्पॉयलेज। मतलब हमारे चारों तरफ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, इसलिए हमेशा खतरा बना रहता है स्पॉयलेज का। तो 10 क्वेश्चन इसमें हो गया, सेक्शन ए हमारा समाप्त होता है। अगला सेक्शन बी है, इसमें जो है 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 करना होता है, 10 नंबर का क्वेश्चन होता है, जैसे हम लोग देखते हैं। सेक्शन बी में पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोसीजर मैकेनिज्म एंड एडवांटेज ऑफ ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक का मतलब हमें प्रोसीजर लिखना है, मैकेनिज्म लिखना है, एडवांटेज लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं स्टेनिंग क्या होता है। इट इज़ अ टेक्निक इन विच वी आर आइडेंटिफाई बैक्टीरिया, मतलब इसको हम कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की पहचान करना ही स्टेनिंग कहलाता है। इसमें ग्राम स्टेनिंग कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंपल स्टेनिंग हो गया, डिफरेंशियल स्टेनिंग हो गया। तो डिफरेंशियल स्टेनिंग हो गया, ग्राम स्टेनिंग हो गया, एसिड फास्ट स्टेनिंग हो गया। तो इसमें हमें बेसिकली ग्राम स्टेनिंग के बारे में बताना है। तो ग्राम स्टेनिंग क्या होता है, इन दिस स्टेनिंग वी आर आइडेंटिफाइड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दिस स्टेनिंग टेक्निक वॉज प्रपोज बाई हेंस क्रिस्टियन ग्राम इन 1884। तो इसे 1884 में हेंस क्रिस्टियन ग्राम के द्वारा प्रपोज किया गया था। इन ग्राम स्टेनिंग बी यूज 2 और मोर डाइज एट ए टाइम।
मतलब इसमें जो एक समय में हम 2 से ज़्यादा डाई का उपयोग करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा डाई का उपयोग करते हैं, और सिंपल स्टेइनिंग में ऐसा नहीं होता है, इसमें सिंगल डाई का यूज़ करते हैं। तो ये भी इसका डिफरेंस हो गया। इसका प्रोसीजर क्या होता है देख लेते हैं। फर्स्टली टेक ग्लास स्लाइड, कवर स्लिप, इनोकुलेशन लूप, कल्चर मीडिया, माइक्रोस्कोप। मतलब जो जो सामान या जो जो चीज़ें हमें नेसेसरी हैं इनके प्रोसीजर में, उसको हमें लेना होता है। जैसे ग्लास स्लाइड हो गया, कवर स्लिप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, इनोकुलेशन लूप हो गया, कल्चर मीडिया हो गया। कल्चर मीडिया क्या है, जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं। माइक्रोस्कोप किस लिए लेते हैं, जिसके हम बैक्टीरिया को देख सकें, क्योंकि बैक्टीरिया को हम नंगी आँख से नहीं देख सकते हैं। तो पहला प्रोसीजर ये हो गया। अगला है नो वॉश ऑल दीज टाइम थिंग्स, मतलब इन सभी जो हमने लिया, जैसे ग्लास स्लाइड ले लिया, कवर स्लिप ले लिया, माइक्रोस्कोप ले लिया, इन सबको हमें इथेनॉल सॉल्यूशन से धोना रहता है। उसके बाद हम क्यों धोते हैं इसको, किसी भी साइड इफेक्ट को रोकने के लिए हम इसे इथेनॉल सॉल्यूशन से धोते हैं या वॉश करते हैं। आफ्टर वॉश इट इज़ अलाउड टू ड्राई, मतलब धोने के बाद उसे सूखने के लिए रख देते हैं या सुखाते हैं उसको। उसके बाद हम इसके फ्लेमिंग करते हैं, स्टेलाइजेशन करते हैं। स्टेलाइजेशन के प्रकार कहते हैं फ्लेम के द्वारा स्टेलाइजेशन करते हैं। फिर स्टेलाइजेशन के बाद का प्रोसेस क्या होता है कि इनोकुलेशन लूप लेते हैं हम उसे, फिर उसे कल्चर मीडिया में डिप करते हैं। जब कल्चर मीडिया में डिप करते हैं तो वो जो है बैक्टीरिया वो जो है वो लूप पे जो है अटैच्ड हो जाता है। फिर जब वो अटैच हो जाता है बैक्टीरिया इनोकुलेशन लूप में, तो उसे क्या करते हैं, ग्लास स्लाइड पे उसको स्ट्रीक कर देते हैं, उसे ग्लास स्लाइड पे पॉर कर देते हैं, मतलब उसे एक बूंद डाल देते हैं ग्लास स्लाइड पे। आफ्टर दिस प्रोसेस एट सम ड्रॉप ऑफ क्रिस्टल वायलेट, फिर इसको जब हम एक बूंद डाल देते हैं जब बैक्टीरिया को, मतलब जिस भी सॉल्यूशन में बैक्टीरिया को रखते हैं कल्चर मीडिया में, उससे जब हम इनोकुलेशन लूप को उसमें डिप कराते हैं तो उसमें बैक्टीरिया लग जाता है। फिर बैक्टीरिया को ग्लास स्लाइड पर रख देते हैं। उसके बाद उसमें हम क्रिस्टल वायलेट डाई का प्रयोग करते हैं एज एन इंडिकेटर, और फिर इसको सूखने के लिए रखते हैं। जब हम क्रिस्टल वायलेट डाल देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। तो ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन क्या करता है, क्रिस्टल वायलेट को फिक्स कर देता है। किसके साथ, बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ। ये सब इसलिए कर सकते हैं क्योंकि बैक्टीरिया विजिबल हो सके आसानी से। फिर उसके जब ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन मिलाते हैं तो क्या करता है, क्रिस्टल वायलेट को फिक्स कर देता है बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ। उसके बाद हम इसको फिर से हम इथेनॉल और एसीटोन सॉल्यूशन से धो देते हैं, वॉश कर देते हैं। उसके बाद हम लोग सेफ्रानिन यूज़ करते हैं जिससे हम रिजल्ट इसमें जान सके। उसके बाद हम ट्राई करने के लिए रख देते हैं। तो देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे वर्क करता है। तो ग्राम निगेटिव सेल वॉल है जो है 8 से 12 nm होता है, यानी थिन होता है, और ग्राम पॉजिटिव जो होता है थिक होता है। सो जब हम इसको धोते हैं, वॉश करते हैं, तो क्रिस्टल वायलेट जो हो जाता है ग्राम निगेटिव से डिटैच्ड हो जाता है क्योंकि थिन होता है। लेकिन ये ग्राम पॉजिटिव में ऐसा नहीं होता है, ये उसमें अटैच्ड ही रहता है क्योंकि थिक होता है। फिर इसमें क्या होता है, इफ पर्पल ब्लू कलर ऑब्टेन द बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव, मतलब अगर इसमें पर्पल या ब्लू कलर आता है तो इससे हम कहते हैं बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है। और अगर रेड आता है या पिंक कलर आता है तो हम इसे क्या कहते हैं, बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव। क्योंकि जो ग्राम निगेटिव है वो क्रिस्टल वायलेट जब हम डालते हैं तो उसको वॉश करते हैं जब अल्कोहल के साथ में, तो क्या होता है, डिटैच हो जाता है। और जब सेफ्रानिन डालते हैं तो अटैच हो जाता है। तो सेफ्रानिन, तो इसी प्रकार से हमें रेड पिंक कलर प्राप्त हो जाता है। इसका एडवांटेज क्या क्या है ग्राम स्टेनिंग का। इट गिव्स क्विक रिजल्ट व्हेन एग्जामिन इन्फेक्शन, इट इज सिंपल एंड कॉस्ट इफेक्टिव, इट हेल्प्स विद डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट फॉर infections, it allows for various method of testing and it is basically a key procedure in identifying bacteria। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल एंड रिसर्च। मतलब सेल कल्चर जो होता है उसका, सेल कल्चर की डेफिनेशन हम लोग ने सेक्शन ए में देख लिया है, और इसे हम देखते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन होता है क्या होता है। देयर आर वेरियस एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल रिसर्च, क्या विभिन्न प्रकार के इसमें एप्लीकेशन होते हैं। सबसे पहले मॉडल सिस्टम, इट इज़ यूज्ड एज ए मॉडल सिस्टम इन रिसर्च दैट हेल्प अस टू स्टडी ऑफ बेसिक सेल बायोलॉजी, इफेक्ट ऑफ सब्सटेंस ऑन सेल etc। मतलब इसमें जो मेन एप्लीकेशन होता है मॉडल सिस्टम में कि बेसिक सेल बायोलॉजी का स्टडी होता है कि इसमें सेल किस प्रकार से हम सेल पर जो है इफेक्ट होता है किसी भी डिजीज़ का या किसी भी ड्रग का। अगला है इसमें अगला एप्लीकेशन है टॉक्सिसिटी स्टडी, मतलब कल्चर्ड सेल आर वाइडली यूज्ड अलोन और विद एनिमल टू स्टडी द थेरापेटिक एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, कॉस्मेटिक एंड अदर केमिकल्स। मतलब जो क्या होता है,
पहले टॉक्सिसिटी स्टडी के लिए हम किसी पर्टिकुलर एनिमल को हम उसका प्रयोग करते थे, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करते थे, बट अब ऐसा नहीं है। हम एनिमल सेल कल्चर को ग्रो करा लेते हैं आर्टिफिशियल मीडिया में, जिसके द्वारा हम टॉक्सिसिटी स्टडी को उस सेल पर हम पता कर सकते हैं। तो यही है इसमें कि कल्चर सेल वाइडली यूज अलोन विद द एनिमल टू स्टडी द थेरापेटिक एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, मतलब थेरापेटिक एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ ड्रग को जानने के लिए हम एनिमल सेल कल्चर का उपयोग करते हैं। Cosmetic and other chemicals also help in development of dose fixation, study of one therapeutic effect agents. अगला जो एप्लीकेशन है जेनेटिक काउंसलिंग। जो जेनेटिक काउंसलिंग होता है इसमें क्या इफेक्ट होता है या क्या एप्लीकेशन होता है, टू स्टडी द एबनॉर्मेलिटीज ऑफ क्रोमोसोम जीन्स यूजिंग एक्सट्रैक्ट एम्ब्रायो सेल कल्चर। मतलब इसमें जो क्रोमोसोम्स की एबनॉर्मेलिटीज या कमी या भी क्रोमोसोम्स के बारे में हम इसमें क्रोमोसोम के बारे में इसका सेल कल्चर के द्वारा स्टडी कर सकते हैं। फॉर ईयरली डिटेक्शन ऑफ फेटल डिसऑर्डर दैन फाइंडिंग वी यूज्ड, मतलब इसमें फेटल डिसऑर्डर जो एम्ब्रॉय भ्रूण में जो होता है उसमें कौन कौन सा डिसऑर्डर हो सकता है, इसको हम सेल कल्चर के द्वारा पता कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन हो गया। अगला एप्लीकेशन जो है प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन, मतलब वैक्सीन के प्रोडक्शन में भी सेल कल्चर का यूज होता है। जैसे सेल्स आर यूज टू प्रोड्यूस वैक्सीन एंड यूज टू नो द वैक्सीन इफेक्ट ऑन द सेल, मतलब अगर हम वैक्सीन को बनाएंगे तो वो सेल पे, मतलब ह्यूमन में या किसी प्लांट पे, एनिमल में किस प्रकार से इफेक्ट करेगा एनिमल पे, तो उसे हम सेल कल्चर के द्वारा ही पहले ही जान सकते हैं, उसके बाद हम वैक्सीन को प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि अभी जो कोविड की वैक्सीन बनी तो उसका पहले प्रयोग किया गया, उसकी टेस्टिंग की गई, बहुत सारे फेज आए, बहुत सारे चरण में उसकी मतलब टेस्टिंग की गई। तो टेस्टिंग को पहले सेल कल्चर भी किया गया और इसमें पर्टिकुलर एनिमल पे भी किया गया, दोनों पे करके हम इसका कंक्लूजन निकाले, उसके बाद हम वैक्सीन प्रोवाइड कराए। अगला एप्लीकेशन है कैंसर रिसर्च। एनिमल सेल are transferred in your cancer and all examined and therapeutic effect of drug and chemical agent or any other method. This help to develop any technique method or any drug for cancer treatment. मतलब कैंसर ट्रीटमेंट में किसी भी ड्रग को हम अगर बनाते हैं तो उसका यूज या उसका साइड इफेक्ट हो सकता है नहीं, हम सेल कल्चर पे पता करते हैं। वायरोलॉजी में क्या होता है, कल्टिवेशन एंड स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरस आर कल्चर फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन, जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड स्टडी टू दियर इन्फेक्शन पैथोलॉजी, मतलब इसका इन्फेक्शन कैसे होता है, उसका पैथोलॉजी क्या क्या है, इसको हम सेल कल्चर के द्वारा पता कर सकते हैं। अगला एप्लीकेशन जो है सेल कल्चर का, एनिमल सेल कल्चर का, रिप्लेसमेंट टिश्यू और ऑर्गन। फॉर रिप्लेसमेंट टिश्यू एंड ऑर्गन इट इज़ यूज्ड, फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल स्किन कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग एनिमल सेल कल्चर। मतलब अगर हम किसी भी मनुष्य में हम स्किन को, आर्टिफिशियल स्किन को लगाना चाहते हैं तो इसे हम पहले एनिमल सेल कल्चर पे लगा के देख लेते हैं उसका थेरापेटिक यूज, मतलब उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है या उसके कैसे कैसे उसमें इन्फेक्शन हो सकते हैं या नहीं, तो उसके बाद हम उसे दूसरे व्यक्ति में लगा सकते हैं। तो इसका पहले प्रीवियसली अध्ययन हम कर लेते हैं किस पे, एनिमल सेल कल्चर पे, तो इसका एप्लीकेशन हो गया। अगला जो एप्लीकेशन है ड्रग स्क्रीनिंग एंड डेवलपमेंट, तो इसमें भी सेल कल्चर का उपयोग होता है। टू एग्जामाइन द साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ न्यू एनिमल सेल कल्चर इज यूज एंड इट कैन बी आल्सो यूज टू डिस्कवर द वैल्यूएबल एंड प्रोटेक्टेबल डोसेज ऑफ न्यू ड्रग्स। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। तो इसमें सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन थे, इसमें 2 करना होता है, तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब लोग देखते हैं सेक्शन सी को देखते हैं। तो सेक्शन सी में आप लोग जानते हैं 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 5 करना होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, यानी 35 नंबर का क्वेश्चन आते हैं सेक्शन सी में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व विथ ऑल फेसेस, मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व कैसे होता है, इनके कितने फेज होते हैं, सभी के बारे में हमको लिखना है। तो इसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व किसे कहते हैं, व्हेन ए ग्राफ प्लॉट बिटवीन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड टाइम फेज इज कॉल्ड ग्रोथ कर्व। द रिजल्टिंग कर्व हैज 4 डिस्टिंक्ट फेज, मतलब 4 फेज होते हैं इसके, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेक्लाइन फेज। तो इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो ये वाई एक्सिस है जिसे हम कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, एंड एक्स एक्सिस पे टाइम फेज है। तो इसमें पहला फेज है लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेक्लाइन फेज। तो इसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ को मेनली बताया गया है। तो लैग फेज में मेनली क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं होता है, क्योंकि इसमें हम कल्चर मीडिया में प्रिपेयर करते हैं और इसमें केवल प्रिपेयर करके रखते ही हैं, तो इसमें केवल न्यूट्रिशन मीडियम में प्रेजेंट होता है, इसमें ग्रोथ नहीं होता है। फिर धीरे धीरे बैक्टीरिया जब ग्रो करने लगता है तो ये धीरे धीरे इसका ग्राफ बढ़ता है, तो इसमें मैक्सिमम ग्रोथ होता है लॉग फेज में, क्योंकि बैक्टीरिया जो है इसमें जो है रिप्रोड्यूस होता है, क्योंकि न्यूट्रिशन मीडियम इसमें कल्चर मीडिया मिल ही चुका है, न्यूट्रिशन मीडियम मिल ही चुका है, तो इसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है, बैक्टीरिया इंक्रीज होता है। इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन फैक्टर जो है ज़्यादा होता है बैक्टीरिया से,
इसका एक सेकंड नेम भी है जिसे हम कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल फेज कह सकते हैं इसको हम। अगला फेज जो है स्टेशनरी फेज। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है रुक जाता है, क्योंकि इतने बैक्टीरिया में होते हैं, तो ये बर्थ एंड जो नंबर ऑफ बर्थ होता है बैक्टीरिया का इज इक्वल हो जाता है नंबर ऑफ डेथ ऑफ बैक्टीरिया। तो इसमें क्या है, बैक्टीरियल ग्रोथ जो है रुक जाता है। फिर अगला फेज है डिक्लाइन फेज। इसको हम डेथ फेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है बैक्टीरिया जो है मतलब मरना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसे हम कह सकते हैं बैक्टीरिया स्टार्ट डाइंग, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया होते हैं ये ज़्यादा हो जाते हैं न्यूट्रिशन मीडिया से। तो न्यूट्रिशन मीडियम से जब ज़्यादा हो जाते हैं या न्यूट्रिशन मीडियम से जब ज़्यादा हो जाएंगे तो उसमें न्यूट्रिशन मीडिया ही जब कम पड़ जाएगा तो इसमें बैक्टीरिया कैसे बचेंगे, तो इसमें इसे बैक्टीरिया का डेथ फेज भी कहते हैं। तो इसको हम लोग इसे हम ब्रीफली लिख सकते हैं। तो इसे हम लॉग फेज में जैसे क्या लिख सकते हैं, जिसमें जो समझ चुके हैं वही भी लिखना है। लॉग फेज में क्या है, लाइक फेज में इन दिस फेज देयर आर नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज कल्चर मीडिया इन जस्ट प्रिपेयर्ड, सो अप टू 2 से 3 आवर देयर आर नो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, ओनली न्यूट्रिशन मीडियम प्रेजेंट। केवल न्यूट्रिशन मीडियम लाइक फेज में प्रेजेंट होता है। लॉग फेज में क्या है, इन दिस फेज देयर आर मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बिकॉज ऑफ जर्मिनेशन ऑफ बैक्टीरिया दे रिप्रोड्यूस इन फास्ट रेट एंड बैक्टीरिया इंक्रीजेस। तो ये जो है लॉग फेज हो गया, इसमें जो है बैक्टीरिया इंक्रीज करता है। इसमें और भी है, एंड देयर आर न्यूट्रिशन आर मोर देन बैक्टीरिया, मतलब न्यूट्रिशन इसमें ज़्यादा होते हैं बैक्टीरिया से, तो इसमें बैक्टीरिया का ग्रो होता है। सो बैक्टीरिया ग्रो मैक्सिमम आल्सो कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल फेज। मतलब अगर आप इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर आपके पास खाद्य पदार्थ ज़्यादा है और आपके पास आदमी कम है तो उसमें ज़्यादा खाएंगे, इसमें ज़्यादा मोटे होंगे। और अगर आपके पास आदमी ही ज़्यादा है और खाद्य पदार्थ ही कम है तो इसमें कुछ आदमी भूखे मर जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें भी लॉग फेज में और डिक्लाइन फेज में होता है। स्टेशनरी फेज क्या है, इन दिस फेज ग्रो ऑफ बैक्टीरिया इज इनविट द it may be stationary because number of birth of bacteria is equal to the number of death of bacteria. It is just happened due to the lack of nutrition medium. Decline phase क्या हो गया, it is also known as the death phase. In this phase bacteria start dying because number of bacteria is more than nutrition medium, so due to lack of nutrition bacteria start dying. मतलब इसको हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर आपके पास जैसे आपके पास खाना पानी ज़्यादा है, आपके पास लोग बिल्कुल कम है, तो बहुत जल्दी बढ़ेंगे, जल्दी जैसे उसका मतलब उनका मोटाई या लंबाई जल्दी बढ़ेगी, या मतलब इसे हम कह सकते हैं कि वो मोटे हो जाएंगे। और अगर आपके पास न्यूट्रिशन मीडियम, आपके पास खाद्य पदार्थ कम हो गया और लोग ज़्यादा हो गए, जैसे 10 लोग हो गए, 5 लोग का खाना है तो इसमें 3 लोग का खाना है तो इसमें 3 लोग ही खा पाएंगे, बाकी लोग और भूखे मरने लगेंगे। तो इस प्रकार से इसमें भी बैक्टीरियल ग्रोथ हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, इसका कोई मतलब है नहीं, बट ऐसे हम समझ सकते हैं कि लैग फेज में क्या है, लॉग फेज में क्या है, डिक्लाइन मतलब स्टेशनरी फेज में क्या है और डिक्लाइन फेज में क्या है। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है सेक्शन सी का। दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द मेथड फॉर प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया। मतलब एसेप्टिक एरिया में कंटामिनेशन का कौन कौन से मेथड है जिसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2019-20 में भी आ चुका था, जिसे हमें पिछले पेपर में सॉल्व किया था। तो चलिए देखते हैं इसको। तो प्रिवेंशन ऑफ सोर्स ऑफ का मतलब इसमें कंटामिनेशन ऑफ एसेप्टिक एरिया का प्रिवेंशन के लिए पहले हम सोर्स भी जानेंगे। अगर सोर्स जानेंगे तो उसका प्रिवेंशन उसी आधार पे हम कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले देयर आर वेरियस सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन एसेप्टिक एरिया, एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल सोर्स। मतलब एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल सोर्स 2 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं इसको। तो इसमें जो है एटमॉस्फेयर है एंड एक्सटर्नल में, इंटरनल में ऑपरेटर कह सकते हैं, रॉ मटेरियल इक्विपमेंट कह सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स में एटमॉस्फेयर होगा। एटमॉस्फेयर में एयर इज द मेजर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन, इट कंटेन डस्ट पार्टिकल माइक्रोब स्पोर्स। तो इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन कैन बी कंट्रोल बाय हाई एफिशिएंसी फिल्ट्रेशन, मतलब हेपा, इफेक्टिव सीलिंग स्पेस एंड स्पेस पास्चराइजेशन। अगला इंटरनल सोर्स, इंटरनल सोर्स में ऑपरेटर हो गए। तो ऑपरेटर कैसे कंटामिनेशन करते हैं, पीपल इन द वर्कशॉप कुड बी सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन द फॉर्म ऑफ द स्किन फ्लेक, कॉस्मेटिक एंड रेस्पिरेटरी इमिशन। The skin, hair and clothing of the operator are main source of contamination. The lack of training of operator also play a role of contamination. मतलब इसमें ट्रेनिंग अगर जो काम करने वाले लोग उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी तो कंटामिनेशन कॉज करेंगे। तो इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं, द कंटामिनेशन में बी reduced that operator is in proper uniform of aseptic area with fully covered body. Operator में भी skilled, ऑपरेटर है वो स्किल्ड होना चाहिए।
अगला जो सोर्स ऑफ कंटामिनेशन है रॉ मटेरियल है। दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, जैसे कि वाटर हो गया। इट मे बी ड्यू टू द इम्प्रूव सैम्पलिंग एंड बैड स्टोरेज कंडीशन। तो इसका प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? ऑल द रॉ मटेरियल्स टेस्टेड प्रॉपर्ली बाय द हीट ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन एंड अदर स्टरलाइजेशन प्रोसेस इन द रॉ मटेरियल। वाटर में भी ट्रीटेड बाय यूवी रेस, मतलब वाटर को हम क्या कैसे ट्रीट कर सकते हैं? यूवी रेस के द्वारा। अगला जो सोर्स है कंटामिनेशन का इक्विपमेंट है। द इक्विपमेंट यूज इन holding, processing, transferring and packaging are also common source of contamination by septic area. It is due to the improper design, improper cleaning, lack of sterilization etc. मतलब जिसमें स्टेलाइजेशन की कमी हो गई, सही से हम उसको क्लीन नहीं कर पाए, या उसका डिज़ाइन जो सही से नहीं है, तो इसमें कंटामिनेशन कॉज हो सकता है। तो इसका प्रिवेंशन हम किस प्रकार करते हैं, इसको देखते हैं। इट मे बी रिड्यूस्ड बाय द स्टेलाइजेशन प्रोसेस। इक्विपमेंट मस्ट बी क्लीन बिफोर एंटरिंग द क्लीन रूम। स्टेलाइजेशन प्रोसेस से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, और जो इक्विपमेंट्स हैं वो क्लीन होने चाहिए क्लीन रूम में एंटर होने से पहले। तो इस प्रकार से हमने सोर्स ऑफ कंटामिनेशन देखा, और उसका मतलब प्रिवेंशन भी सोर्स के साथ में देख लिया। तो हम प्रिवेंशन में लिख सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन में इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्टेंट। मतलब जो डिसइंफेक्टेंट है उसका जो फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको प्रभावित कर सकते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। देयर आर सम फॉलोइंग फैक्टर व्हिच अफेक्ट द एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। पहला है जो टेम्परेचर। इफ द टेम्परेचर ऑफ डिसइंफेक्टेंट इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिसइंफेक्टेंट ऑल्सो इंक्रीज। मतलब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका इफेक्टिवनेस भी बढ़ता है, मतलब डिसइंफेक्टेंट और ज़्यादा काम करता है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इसे हम कह सकते हैं कि जो है इफेक्टिवनेस, मतलब जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इफेक्टिवनेस ऑफ डिसइंफेक्टेंट जो है बढ़ेगा। अगला इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है? एट हाइयर कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग एक्ट एज ए बायो बैक्टीरियोसाइडल। व्हेन ऑन डाइल्यूशन ऑन ड्रग एक्ट एज बैक्टीरियोस्टेटिक की तरह वर्क करता है, और अगर कम कंसंट्रेशन होगा तो बैक्टीरियोस्टेटिक की तरह कार्य करेगा। बैक्टीरियोस्टेटिक एंड बैक्टीरियोसाइडल की डिफिनीशन, उसका डिफरेंस हमने सेक्शन ए में देखा है या उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। वी कैन से दैट इफ कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट इंक्रीजेस द इफेक्टिवनेस आल्सो इंक्रीजेस, बट देर आर आल्सो लिमिट। मतलब ये नहीं कि हम कंसंट्रेशन उसका बढ़ाते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं, उसका भी लिमिटेशन होता है, लिमिट होता है डिसइंफेक्टेंट के कंसंट्रेशन की। तो इसमें अगला जो फैक्टर है वो इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच का क्या इफेक्ट होता है डिसइंफेक्टेंट के वर्क पे या डिसइंफेक्टेंट पे? तो इसमें क्या है कि द ऑप्टिमम बैक्टीरियल ग्रोथ टेक प्लेस इन द रेंज ऑफ 6 से 8। मतलब जो बैक्टीरियल ग्रोथ होता है 6 से 8 पीएच रेंज पे होता है। ऑन आइदर साइड ऑफ दिस द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्लाइंस। मतलब इसके अलावा अगर हम पीएच प्रोवाइड कराते हैं तो जो है रेट ऑफ ग्रोथ जाता है कम हो जाता है। इफ़ द वी प्रोवाइड सम पीएच, अगर हम इसे सेम पीएच प्रोवाइड कराते हैं कुछ बैक्टीरिया नीड टू ग्रो, जिसमें बैक्टीरिया ग्रो होता है वही पीएच हम प्रोवाइड कराते हैं, देन ऑन दैट बैक्टीरिया ग्रो एंड डिसइंफेक्टेंट बिकम लेस इफेक्टिव। मतलब तो अगर हम वही पीएच प्रोवाइड करेंगे जिस पे बैक्टीरिया ग्रो होता है तो इसमें तो बैक्टीरिया ग्रो ही हो जाएगा तो इसमें जो है डिसइंफेक्टेंट लेस डिसइंफेक्टेंट टू क्लियर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मतलब हमें डिफरेंट पीएच जो है प्रोवाइड कराना है बिकॉज किसके लिए? ग्रो ऑफ बैक्टीरिया के लिए। अगला क्या है? इफेक्ट ऑफ सरफेस एक्टिविटी। जो सरफेस एक्टिविटी होती है किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करती है? द एडिशन ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ सरफेस एक्टिव कंपाउंड potentiate the biological effect of disinfectant. Phenols are the more active in the presence of soaps. अगला है इफेक्ट ऑफ इंटरफेयरिंग एजेंट। इंटरफेयरिंग एजेंट किस प्रकार से इन्फेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंट करते हैं? इंटरफेयरिंग एजेंट लाइक ऑर्गेनिक एसिड में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट द एक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट। दिस इंटरफेयरिंग एजेंट रिड्यूस द डीएक्टिविटी ऑफ डिसइंफेक्टेंट ऑफ एब्जॉर्बिंग और इनएक्टिवेटिंग देम। तो इस प्रकार से हमारा ये भी क्वेश्चन समाप्त होता है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिसइंफेक्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार भी शायद पूछा गया था 2019-20 में भी या 18-19 में, मतलब आ जाता है लगभग 10 नंबर में पूछ सकते हैं इसको, 7 नंबर में आया इसमें। अगला क्वेश्चन है डिस्कस द फैक्टर इफेक्टिव माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। मतलब जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में स्पॉयलेज है उसमें कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं, इसको हमें डिस्कस करना है, बताना है। तो ये भी 10 नंबर में आ सकता है, इसमें 7 नंबर में आया है। तो इसमें जो है पहला है टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या इफेक्ट करता है माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में? स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल कुड अकर ओवर द रेंज ऑफ अबाउट
10 to 60 डिग्री सेल्सियस बिकॉज इट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है बैक्टीरिया के ग्रो के लिए। सीरप एंड मल्टीडोज हाइड्रो प्रिपरेशन आर समटाइम डिस्पर्स विद द टेल लेवल स्टोर इन कूल प्लेस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन यूज कंटामिनेशन। मतलब जैसे सिरप हो गया या फिर आई ड्रॉप हो गया, उसमें लिख के आता है कि स्टोर इन कूल प्लेस। किस लिए लिख के आता है? क्योंकि कंटामिनेशन से बचा जा सके, इसका टेम्परेचर ना बढ़ने पाए। तो इस प्रकार से हम इसको मतलब इसको जान सकते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर या इस टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है माइक्रोबियल स्पॉयलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में। अगला जो है पीएच किस प्रकार से अफेक्ट करता है, इसको देखते हैं। पीएच शुड प्रिवेंट माइक्रोबियल अटैक, मतलब पीएच क्या करता है? माइक्रोबियल अटैक को प्रिवेंट करता है या रोकता है। अराउंड न्यूट्रली बैक्टीरिया स्पॉयलेज इज मोर लाइकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ग्रोइंग इन एंटासिड मिक्सचर अबव pH 8 विथ सोप बेस्ड इमल्सन स्पॉयलेज इन अनकॉमन। मतलब पीएच अगर पीएच जो 8 है इसके ऊपर जो है जो स्पॉयलेज है असाधारण है। विथ लो पीएच लेवल द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सच एज द फ्रूट जूस फ्लेवर सीरियस मोल्ड और ईस्ट अटैक इन मेजर लाइकली। मतलब अगर जो है पीएच लेवल कम होगा, लो पीएच पे क्या होगा? फ्रूट होगा जो मतलब फल मतलब जिस फ्लेवर्ड वाले सिरप में क्या होगा? ईस्ट और मोल्ड का अटैक ज़्यादा होगा कम पीएच पे, और पीएच 8 के ज़्यादा पे तो उसका होगा ही नहीं। तो इस प्रकार से फूड इंडस्ट्री में क्या है? इन फूड इंडस्ट्री लो पीएच एडजस्टमेंट कैन बी मेड टू प्रिजर्व टू फूड स्टफ बट इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर मेडिसिन्स। अगला है रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल का क्या इफेक्ट होता है? द एबिलिटी ऑफ माइक्रोब्स टू ग्रो इन एन इक्विपमेंट इज अफेक्ट बाय इट्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन बैलेंस इज दे आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटली compatible terminal electron acceptor to allow function of GR respiratory pathways. The redox potential of fairly viscous emulsion may be quite high due to the high solubility of oxygen in the most fats and oils. आज जो है आवाज़ थोड़ी गड़बड़ है यार, जुकाम हो गया है, तो इसके लिए सॉरी अगर कुछ गड़बड़ लगी तो। अगला जो है फैक्टर देखते हैं वाटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स accessible water in preferable quantities for growth. The presence of uncomplexed water in any formulation support microbial growth. तो इसमें क्या है कि वाटर किसी भी फॉर्मुलेशन में जो है वाटर क्या करता है, अगर वाटर सही से नहीं मतलब प्योर वाटर नहीं है तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ को सपोर्ट करता है। स्पॉयलेज ऑफ ड्राई टैबलेट ऑन ड्रग ड्यू टू द मॉइस्चर। जो ड्राई टैबलेट होते हैं उसमें जो स्पॉयलेज होता है किसके कारण होता है? मॉइस्चर के कारण हो जाता है। तो ये भी अफेक्ट करता है माइक्रोबियल स्पॉयलेज में। अगला जो फैक्टर है न्यूट्रिशनल फैक्टर। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट एक्ट एज ए पोटेंशियल कार्बन और नाइट्रोजन सब्सटेंस फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। ग्लूकोज, वाटर, कार्बन, नाइट्रोजन normally used as nutritional factor for growth of microorganism. Liquid product has more chance to microbial spoilage. मतलब जो लिक्विड प्रोडक्ट होता है उसका ज़्यादा चांस होता है माइक्रोबियल स्पॉइलेज का। अगला जो फैक्टर है पेरिसेबल है। पेरिसेबल में क्या होता है? मोस्ट फ्रेश फूड सच एज मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, मीट, मेल्ट्स, पोल्ट्री, सी फूड एंड प्रोड्यूस रेंज ऑफ सेल्फ लीव्स फ्रॉम सेवरल डेज टू अबाउट 3 वीक्स। तो चौथा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अगला लास्ट क्वेश्चन हम 5वां देखते हैं सेक्शन सी का। कौन सा क्वेश्चन है इसमें? हाउ टू प्रिजर्व फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ एंटीमाइक्रोबियल एजेंट। मतलब एंटीमाइक्रोबियल एजेंट से हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को, या कैसे हम उसको सेव कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं किस प्रकार का इसका आंसर लिख सकते हैं। पहले हम लोग जानते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते क्या है या प्रिजर्वेटिव्स होते क्या है। एन एंटी microbial agent preservatives are the chemical substance used to improve cell or life or drug or formulation and inhibit the growth of the microbes and reduce the risk of spoilage of pharmaceutical products. The main function of antimicrobial preservatives is to prevent the growth of unwanted microorganisms in pharmaceutical preparation. The correct approach to prevention has its foundation in two important principles. The important principle for which होता है तो antimicrobial agent क्या होता है कि मेरे लिए जो है माइक्रोब्स के द्वारा जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन या माइक्रोबियल जो है हमारे मतलब सेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करता है और रिड्यूस करता है माइक्रोबियल रिस्क को, या जो स्पॉइलेज होते हैं माइक्रोबियल स्पॉइलेज होते हैं इसको रिड्यूस करता है। तो इसमें कौन कौन से 2 प्रिंसिपल होते हैं? द फर्स्ट ऑफ दिस इज द एडिशन ऑफ द प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट मस्ट नॉट बी डन टू मास्क एनी डिफिशिएंसीज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर।
अगला है द प्रिजर्वेटिव शुड बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फॉर्मुलेशन चूजन टू अफोर्ड प्रोडक्शन इन दैट द पार्टिकुलर एनवायरमेंट। ए सिंगल प्रिजर्वेटिव इज नॉट सुटेबल फॉर ऑल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मतलब जो सिंगल प्रिजर्वेटिव सभी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के लिए सही उपयुक्त नहीं होता है, सही नहीं होता है, इसमें डबल का प्रयोग किया जाता है। कंबाइनेशन ऑफ टू और मोर प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड टू एक्सटेंड द रेंज ऑफ द स्पेक्ट्रम। Preservatives are widely employed in pharmaceutical dosage forms such as emulsion, suspension, semi-solids, parenteral preparation, etc. Preservative सब में यूज किया जाता है, चाहे लिक्विड डोसेज फॉर्म हो, सॉलिड डोसेज फॉर्म हो, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म हो। मेनली इसका यूज़ करते हैं हम लंबे समय तक अपने प्रोडक्ट को सुरक्षित रखने के लिए, अपने ड्रग को, अपनी मेडिसिन को सुरक्षित रखने के लिए। देयर आर सम कॉमनली प्रिजर्वेटिव इन डिफरेंट डोसेज फॉर्म, मतलब कुछ प्रिजर्वेटिव दिए गए हैं जिसका हम डिफरेंट डोसेज फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो सेम देख लेते हैं। टैबलेट में कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स का मेनली यूज़ करते हैं? मेथिल पैराबेन हो गया, फिनॉल हो गया, क्रेसोल हो गया। आई ड्रॉप्स में बेंजलकोनियम क्लोराइड हो गया, फेनिल मर्क्यूरिक हो गया। लिक्विड्स मिक्सचर में कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स का मेनली यूज़ करते हैं? तो अल्कोहल हो गया, मेथिल पैराबेन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। एंड सेमी सॉलिड में क्या हो गया? क्लोरोक्रेसॉल हो गया, डाइक्लोरोबेंजिल अल्कोहल हो गया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। इट इज शुड बी नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेंट होना चाहिए, फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल होना चाहिए, इफेक्टिव एट लो कंसेंट्रेशन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द मेडिसिन, देन कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। तो इस प्रकार से सेक्शन सी भी हमारा समाप्त होता है। तो हम लोगों ने बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी BP 303T का जो है 2020-21 का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं।